खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिंदुस्तान और ओमान के बीच तय पाया आजाद तिजारती मुआहिदा। पीएम मोदी के दौरे में दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात को मजबूत करने पर किया इत्तफाक। शदीद हंगामा आरआई और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में मनरेगा स्कीम का नाम बदलने वाला विकसित भारत जी रामजी बिल किया गया मंजूर। अपोजिशन ने कहा दही जमानत बिल महज नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि काम के हक को महदूद करने की है कोशिश। दिल्ली हुकूमत ने नो पीयूसी नो फ्यूल कायदे को किया नाफिज। आलूदगी पर काबू पाने के इस नए इकदाम से गाड़ी मालिकान और मुसाफिर परेशान। अगर किसी हिंदू खातून के चेहरे से नकाब हटा दिया जाता तो हंगामा बर्पा कर दिया जाता। उमर अब्दुल्ला की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। हिंदुस्तान और ओमान के बीच आजाद तिजारती मुआहिदा तय पाया गया है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी पड़ाव पर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में ओमान के सुल्तान हाशिम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की और 2 फरीकी मामलों पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान हिंदुस्तान और ओमान ने आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके दूररस असरात मुरत्तब होने की उम्मीद है। इंडिया ओमान बिजनेस समिट से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक तवानाई, तेल और गैस, खाद, सेहत, पेट्रोकेमिकल और सब्ज तवानाई समेत कई शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करेगा। भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक तारीखी फैसला कर रहे हैं जिसकी बाज़गश्त आने वाली दहाइयों तक सुनाई देगी। ये हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल का खाका है। इससे हमारी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, सरमायाकारी को नया एतमाद मिलेगा और हर शोबे में मौक़े के नए दरवाजे खुलेंगे। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत से हिंदुस्तान को अहम शोबों मसलन कपड़ा, चमड़ा, जूते, जेवरात, इंजीनियरिंग मसनूआत, प्लास्टिक फर्नीचर, ज़राई मसनूआत, दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल की बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। इससे रोज़गार पैदा होगा और कारीगरों, ख़वातीन की क़यादत वाली सनतों के साथ साथ MSME को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर ओमान हुकूमत ने 2 फरीकी ताल्लुकात को मजबूत करने में ताउन के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पीएम मोदी ने मस्कत में हिंदुस्तानी कम्युनिटी और तलबा के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा हिंदुस्तान का खलाई प्रोग्राम सिर्फ अपनी हद तक महदूद नहीं है, हम ओमान की खलाई ख्वाहिशात की भी हिमायत कर रहे हैं। इसके जरिए हजारों हिंदुस्तानी तलबा स्पेस साइंस से जुड़े हुए हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 6-7 साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए ये खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी
इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो युविका YUVIKA युविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये युविका याद रखोगे? युविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स। शदीद हंगामा आ रही और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में मनरेगा स्कीम का नाम बदलने वाला विकसित भारत जी राम जी बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल पर तवील बहस के बाद वोटिंग हुई। तमाम इस दौरान ऐवान में गैरमामूली शोर शराबा देखने को मिला। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर महात्मा गांधी के नाम को जानबूझकर हटाने का इल्जाम लगाया और एहतजाजन बिल की कापियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान में जब मरकजी दही तरक्याती वजीर शिवराज सिंह चौहान बिल पर उठाए गए सवालात के जवाब के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन के अरकान वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने नज्म ज़ब्त कायम रखने की अपील की, मगर सूरत हाल काबू में न आ सकी और आखिरकार कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। सीधे 34 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में पहुंचे। बापू आज मुद्रा योजना में जिंदा है, बापू सौभाग्य योजना में जिंदा है, बापू स्किल इंडिया मिशन में जिंदा है, बापू अटल पेंशन योजना में जिंदा है, बापू आज जिंदा है PM गरीब कल्याण अन्न योजना में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू तस्वीरों में नहीं, तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है हम सबके हृदयों में एक विचार बनकर, और बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी। 60 और 40 का शेयर भी इसलिए कि राज्यों की सहभागिता बढ़े, वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में मनरेगा स्कीम का नाम बदलने वाला विकसित भारत जी राम जी बिल मंजूर कर लिया गया। इस मामले पर अपोजिशन पार्टियों के MPs ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। इस एहतजाज में शामिल रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि आखिर हुकूमत को महात्मा गांधी के नाम से क्या एतराज है। उन्होंने कहा कि महज नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि काम के हक को महदूद करने की कोशिश है। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे, एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है समय। तो ये मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अपोजिशन के रवैये ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर तफसीली बहस जारी रही, जिसके दौरान 98 अरकान पार्लियामान के मशवरे सुने गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत तमाम फरीकैन की बात सुनने के लिए तैयार है, उसके बावजूद अपोजिशन की नाराजगी समझ से बाहर है। कि संसद कोई ईंटगारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है।
हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे जवाब दे तो बोल। दही मुलाजमतों के लिए मनरेगा स्कीम का नाम तब्दील करने पर जारी हंगामे के दरमियान मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासती काबीना में एक बिल लाएगी ताकि कर्मश्री स्कीम का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए। जुमेरात को कोलकाता में एक बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि गांधी जी का नाम हटाने पर उन्हें शर्मिंदगी हुई। All my honorable friends who are present here, especially who are sitting in the towns and the gallery, my brothers and sisters, many congratulations to all of you, especially for your kind presence. Honorable Mr. Hun Sahib, बीजेपी के सीनियर लीडर सैयद जफर इस्लाम ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के दुश्मन बन चुकी है और जिस अंदाज में आज पार्लियामेंट में कागजात फाड़े गए वो मुकम्मल तौर पर गैर मुनासिब और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। आपने कहा है जिस तरह के पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जो नाजिबा कलिमात किए हैं उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लीडरान को। क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरह की मानसिकता जो है घोर देश विरोधी मानसिकता को कोई भी पार्टी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मानसिकता को अभी तक अपने पार्टी में रहने दे रही है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस की लीडरशिप की मानसिकता क्या है। जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरा जो बयान था बिल्कुल मैं उस पर पूरी तरह से उस पर शामिल हूं, मतलब मैं उस पर डटे रहूंगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, देश विरोधी मानसिकता। कांग्रेस अगर इस पर एक्शन नहीं लगती है तो वो पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएगी। आगे आपका क्या मुतालबा रहेगा? कुछ आप आगे प्रोटेस्ट वगैरह करने का आप इरादा रखते हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर का बयान है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, इस पे आर्म फोर्सेस का अपमान करना, उनके मनोबल को गिराना, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। हम इस पे और तेजी से काम करेंगे ताकि ऐसे मानसिकता के लोग के साथ जो सही तरह से जनता जो है उनके विरोध में भी खड़ी रहे और इनको माफी देश की जनता से मांगना पड़े और आर्म फोर्सेस से माफी मांगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद जफर इस्लाम। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान अफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। कौमी दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी में इजाफे और जहरीली हवा के मयार पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने जुमेरात से नो पीयूसी नो फ्यूल कानून को नाफिज कर दिया। आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इस नए इक़दाम से गाड़ी मालिकान के साथ साथ मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। नए ज़ाब्तों के तहत अब से BS6 मेयार पर पूरा उतरने वाली वो गाड़ियां जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं शहर में दाखिल हो सकेंगी। इसके साथ ही GRAP उसूलों के तहत तामीराती सरगर्मियों और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रकों पर आयत पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेंगी। इस कानून के निफाज के साथ ही गाड़ी मालिकान और मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने हुकूमत के इस अचानक और गैर मनसूबाबंद तरीके से अमल आवारी को तनकीदों का निशाना बनाया। पब्लिक परेशान हो रही है, सैकड़ों लाइन लगी। यहाँ तो मुश्किल से 20-25 गाड़ी आती है। आप सोचो वहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगेगी, जहाँ पे एक दिन में 50,000 गाड़ियाँ लगती हैं। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगेगी। क्या पब्लिक के टाइम की वैल्यू नहीं है? सिस्टम बनाइए, सिस्टम से काम करे गवर्नमेंट। जब जो मन में आए वो लगा नहीं देना चाहिए कानून, उसके विरुद्ध नहीं हूँ मैं। सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाते हुए जुमेरात की सुबह दिल्ली NCR में घनी धुंध छा गई, जिसके बाइस पालम हवाई अड्डे पर हद निगाह 150 मीटर जबकि सफदरजंग हवाई अड्डे पर 200 मीटर तक महदूद हो गई। इससे सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ और महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दियों की शिद्दत इख्तियार करने के साथ सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला जारी रह सकता है। बॉर्डर के एंट्री पॉइंट से देखता हुआ आ रहा हूँ, बॉर्डर के पेट्रोल पंप पे देखता हुआ आ रहा हूँ। देखिए, इसमें बदलाव तो आया है। जो आज मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी है, क्योंकि मैं जब गुड़गांव से आ रहा था तो पीक आवर्स में था, तो मैं देख रहा था कि एवरेज जो वहां पे रश लगता है, आज वहां पे ट्रैफिक स्मूथ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि BS6 की जो गाड़ियों को रोक लगाई गई वहां बॉर्डर पे रोकी गई। और मैं आपको एक बताना, हरियाणा का आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गुड़गांव में और सोनीपत में खुद अपने लेवल पे ही पहले चेक पोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा मेरे को लगता है कारण बना है दिल्ली के अंदर आज एक्यूआई कम लाने का। हमारा प्रयास है, इस प्रयास के अंदर तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। एनसीआर को मिलकर ही लड़ाई को लड़ना होगा और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। मैं आपकी सहयोग की उम्मीद करता हूं। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तवज्जो उत्तर प्रदेश में इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी गैर नजरसानी में मुबैना बेज़ाब्तियों की तरफ मबसूर करवाते हुए मकामी अहदेदारों पर इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखे गए एक खत में यादव ने मुतालबा किया है कि तमाम मुतल्लका अहदेदारों को हिदायत दी जाए कि वो एक मुनसिफाना और शफाफ एसआईआर के अमल को यकीनी बनाए। कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जानिब से एक खातून का हिजाब हटाने के मामले पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो तकरूरी लेटर बांट रहे थे तो क्या हिजाब पहनकर कोई उससे कबूल करेगा? उन्होंने कहा कि हर चीज को इस्लाम से जोड़ने का रुझान बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम बीजेपी से बिल्कुल यही तवक्को कर सकते हैं। अगर राजस्थान या हरियाणा की कोई खातून होती, नकाब पहनती और मैंने उसे हटा दिया होता तो क्या बीजेपी भी यही कहती? पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस मारूफ शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी के लीडर सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। उनकी रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। सुमैया ने इल्जाम लगाया कि उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि वो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के वजीर संजू निषाद के खिलाफ एहतजाज करना जारी रख रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सुमैया ने कहा, हम खवातीन की आवाज उठाएंगे, सड़कों पर आकर लड़ेंगे।
एक्चुअली हमने जो नीतीश कुमार जी और इनके संजय निषाद के लिए जो एक तहरीर दी थी केसरबाग कोतवाली में, इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, जो उन्होंने बिहार में जिस तरह महिला को एक उसका हिजाब खींचा था और इन्होंने बोला था कि कहीं और हाथ नहीं लगाया ये वो, उसके खिलाफ जब हमने बात की तो उन्होंने कोई मुकदमा नहीं लिखा और बल्कि ऑफिसर्स ने ये बात कही केसरबाग कोतवाली की आज की इस पर यहाँ से कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि आईटी एक्ट के हिसाब से वो हम उसको सोशल मीडिया पर देखने के बाद व्यक्ति कहीं से भी आहत हो या किसी भी कोने से मुकदमा लिखाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी एमपी इकरासन ने नीतीश कुमार की जानिब से खातून का निकाब हटाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को इज्जत देने की बात करती है। एक खातून जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस ओहदे तक पहुंची थी, वहां पर वज़ीर आला की तरफ से उसके वकार को ठेस पहुंचाया गया है। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के हमराह मीडिया से बात की। इस मौके पर केजरीवाल ने मान हुकूमत की कामयाबियों का तज़किरा किया और कहा कि पंजाब को नशे की लानत से बचाने के लिए हुकूमत ने नुमाया काम किया है। उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी, और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी। राजस्थान के वजीर तवानाई हीरालाल ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की क़यादत में हुकूमत ने हर शोबे की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने इस दौरान काम न करने से मुतल्लिक अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए, 2 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो आपके सामने पूरा मैंने विस्तृत विवरण बताया है, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 2 सालों में, चाहे वो हमारा प्रसारण तंत्र हो, चाहे वो वितरण तंत्र हो, चाहे वो हमारी एनआईए लाल किला धमाका केस के सिलसिले में कश्मीर के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो इस मामले में 9वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक मुलजिम दिल्ली के तारीखी लाल किले के करीब देसी साख्ता बम धमाके की साजिश और उस पर अमल दरामद में मुलविस था। मुलजिम यासिर हमीद डार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सैकड़ों हिंदुस्तानी और दरख्वास्त दहिंदगान जो अपने अमेरिकी H-1B और H-4 वीज़ाज इंटरव्यूज़ के लिए हाजिर होने के मुंतज़िर हैं, अब गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट मुबैना तौर पर अक्टूबर 2026 तक मुलतवी कर दिए गए हैं। हालांकि ये इंटरव्यूज़ पहले ही फरवरी और मार्च 2026 को शेड्यूल किए गए थे। खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।